साथियों नमस्कार। मैं गणेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एथिका एजुटेक में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द्वारा जो भर्ती निकाली गई है उसके संबंध में कि आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको कितना पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें आपको लेनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों आप सब लोग जानते हैं कि पिछला जो हमारा वीडियो था ईओआरओ की कट ऑफ का, वो कट ऑफ का आकलन हमारा एग्जैक्ट बिल्कुल सही निकला था कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी और उतनी ही गई। चाहे उसमें बाद में जाके घोटाले हुए हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन स्थितियां ये है कि पेपर का जो स्टैंडर्ड्स था पिछला वो इतना सरल स्तर का था, तो उसमें कट ऑफ उतनी जानी ही थी। आज हम बात कर रहे हैं कि अब स्थितियां बदल गई है। सरकार का पूरा फोकस है कि एग्जाम्स जो है वो आयोग या बोर्ड सुचिता, पारदर्शिता और त्वरितता के साथ में कराएं। इसी आधार पर जो पिछली भर्ती थी उस भर्ती में कुछ संशोधन करते हुए इस परीक्षा को पोस्टपोन करते हुए 23 मार्च नई तारीख तय की गई है। तो आज हमारे सामने ये प्रश्न है कि ईओआरओ की तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमें ये पता है कि पिछला जो पेपर आया था वैसा पेपर इस बार आरपीएससी के द्वारा नहीं दिया जाएगा, ये तय है। पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा जबरदस्त होगा और उसी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको बताऊंगा कि ईओआरओ परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए। साथियों आप सबको पता है कि ईआरओ परीक्षा के लिए इसमें दो पार्ट्स बनाए गए हैं। पार्ट ए है आपका जनरल नॉलेज का है और पार्ट बी आपका म्यूनिसिपैलिटी कानून का है, मतलब नगरीय कानून का है। नगरीय कानून, नियम और योजनाओं के संबंध में है। ये कुल 120 प्रश्न होंगे जिसमें 80 प्रश्न आपके जीके के होंगे और 40 प्रश्न आपके नगरीय कानून, नियम और योजनाओं से जुड़े हुए होंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि 120 जो प्रश्न है, इस 120 प्रश्नों में हम 100 प्लस प्रश्नों को सही करने की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए, क्या किताब आपको पढ़नी चाहिए ताकि आप आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे सकें। क्योंकि इसका जो सिलेबस है साथियों, सिलेबस पूरा आरएस स्टैंडर्ड्स का सिलेबस दिया गया है। इसमें यह है कि आपको ये तय हो सकता है कि आरएस जितना डायमेंशंस इसमें नहीं है, केवल इसमें एक तो राजस्थान अध्ययन है, दूसरा आपका नगरीय कानून है, मतलब जीएस का पोर्शन पूरा का पूरा इसमें दिया गया है। अब जीएस का पोर्शन दिया गया है तो हम कैसे इसको करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी नहीं है, बाकी राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान की पॉलिटी है और राजस्थान की ज्योग्राफी है। 4 सब्जेक्ट इसमें है। तो हम बात करें कि इसमें एक इंडियन पॉलिटी का पोर्शंस भी है। तो कहाँ कहाँ से कितने कितने प्रश्न आएंगे, पिछले पेपर का हम रेशो जानते हैं तो उससे ये पता लगता है कि हमारे पास में जो प्रश्न है उस प्रश्नों को देखते हुए कौन से प्रश्न हमारे पास आते हैं। इस चीज को हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम बात करें भाग ए की, जिसको सामान्य ज्ञान कहा गया है। ये सामान्य ज्ञान नहीं है साथियों, सामान्य अध्ययन होगा। प्रश्नों का जो रूप है वो जीके का नहीं बल्कि जीएस स्तर का होगा साथियों। अब जीएस स्तर का होगा तो हमें क्या तैयारी करनी है। सबसे पहले हम बात करें इसमें राजस्थान के इतिहास की साथियों, राजस्थान के इतिहास की। दूसरी बात हम करें इसमें राजस्थान की कला संस्कृति की, राजस्थान की कला एवं संस्कृति की। तीसरी हम बात करें इसमें राजस्थान के भूगोल की। चौथी बात हम करते हैं इसमें राजस्थान की राज व्यवस्था की। और पांचवी बात करते हैं इसमें हम भारतीय संविधान की, भारतीय राज व्यवस्था की। ये 5 भागों में आपका पार्ट 1 विभाजित किया गया है। इसको हम यदि माने कि क्योंकि पॉलिटी का पोर्शन काफी ज्यादा है
तो पॉलिटी के पोर्शन की हम बात करें तो इसमें कम से कम 35 से 40 प्रश्न आपके यहां से आएंगे। दूसरी बात हम करें कि इसमें भूगोल के जो प्रश्न हैं हमारे 10 से 15 प्रश्न यहाँ भूगोल से आने के चांसेस बनते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं कि 35-40 तो यहाँ से आ गए, 50-55 और बाकी के जो सवाल हैं आपके 20 से 25 प्रश्न आपके आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से आएंगे साथियों। आप बाजार में जब आप देखते हैं तो किताबों की भरमार बहुत सारी है, आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या पढ़ें। मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि आप जो भी पढ़े प्रामाणिक होना चाहिए। आप प्रामाणिक के रूप में आप राजस्थान जो बोर्ड है हमारा, उस राजस्थान बोर्ड की किताबों को आप देख सकते हैं। आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेसिकली ये वैल्यू एडेड भर्ती है। यदि राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो वैल्यू एडेड की दृष्टि से हम कह सकते हैं एड ऑन है आपके लिए ये। और आप आरएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं और केवल ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात सोचने की है कि आपको क्या पढ़ें। तो इसलिए कम से कम मटेरियल से ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़नी है। और ये मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि ये जो पेपर है, ये पेपर आपको पुराने वाले ढर्रे जैसा नहीं होगा। ये पेपर बड़ा स्टैंडर्ड लिए होगा। इस बात को देख लीजिएगा, जो बाजार में किताबें आ रही है उन बाजार की किताबों को हमें देखनी है। तो हम राजस्थान के इतिहास की बात करें, कला संस्कृति की बात करें, बेसिकली इतिहास और कला संस्कृति का पोर्शन यदि आपको पढ़ना है तो आरबीएससी की 9th और 10th की किताबों को आप पढ़ सकते हैं। केवल 2 किताब है 9th की और 10th की, इससे बाहर प्रश्न आने के चांसेस मुझे नहीं लगता कहाँ है यदि आप पढ़ते हैं तो। और राजस्थान के भूगोल का डायमेंशंस अभी बदलने वाला है। आप जो बात कर रही थी, सरकार भी बात कर रही है, आरपीएससी भी बात कर रही है, बोर्ड भी बात कर रही है कि हम लास्ट ईयर के प्रश्न मतलब नए जिलों के अनुसार प्रश्न नहीं देंगे। लेकिन 2-4-5 दिन में आज चुनाव के नतीजे आपने देख ही लिए हैं कि सत्ता पक्ष के पक्ष में सारे नतीजे गए हैं। तो इस आधार पर सरकार जल्द ही 27 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग्स में जिलों की स्थिति का आकलन करने वाली है, जिलों की स्थिति को रिसफल करने वाली है। तो जिले बदलेंगे, नए जिलों की स्थितियां होगी तो किस तरीके से होगी, क्या होगा, किस तरीके से माहौल बनेगा, उसके आधार पर 23 मार्च को जो ये परीक्षा होगी उसमें डेफिनेटली प्रश्न आएंगे। आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आरएस में भी आएंगे। तो इन चीज़ों को आप देखिएगा। और राजस्थान की राजव्यवस्था के लिए स्पेशल अभी किताब है जो हमारे द्वारा लिखी गई है, शानदार किताब है। मैं बताऊंगा कि आपको 35-40 प्रश्न कैसे करें। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमसे भारतीय राजव्यवस्था का बिल्कुल क्रक्स नोट्स हैं वो नोट्स ले सकते हैं। यदि आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी, इसलिए कम से कम नोट्सों से कम प्रामाणिक स्रोतों से ज़्यादा बेसिक्स जानकारी हमें जाननी है। करंट अफेयर्स पे हमें फोकस करना है साथियों। साथ में करंट अफेयर्स को भी हमें लेना होगा। करंट अफेयर्स के हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर रोज डेली करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं, अच्छे सवाल उसमें देते हैं। तो यदि आज से आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो ये चीज़ें भी आपको मिलती है। तो मैं आपसे पहले सिलेबस के बारे में बात करें, फिर मैं बात करूंगा कि आपको करना क्या चाहिए साथियों। तो ये बात है हमारा इतिहास कला संस्कृति का। आप देखिए सिलेबस को देखिएगा कि राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, इसमें लिख रखा है प्रागैतिहासिक स्थल कौन से हैं, पुरापाषाण से ताम्र पाषाण और कांस्य युग तक की स्थितियां क्या है। यदि आप इस टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो आपके पास में क्या चीजें होनी चाहिए, आपके पास में होनी चाहिए साथियों कि प्रागैतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं साथियों। प्रागैतिहासिक स्थल, यदि प्रागैतिहासिक स्थल आपको पता है तो आसानी से आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रागैतिहासिक स्थलों के रूप में आप बेसिकली बैराट को ले सकते हैं, आप बागोर ले सकते हैं, आप तिलवाड़ा ले सकते हैं। ये आपने प्रागैतिहासिक स्थल देख लिया। इसमें आपने पुरापाषाण से, दूसरा आपका सिलेबस में क्या दे रखा है देखिएगा, इसमें दूसरा लिख रखा है पुरापाषाण से ताम्र पाषाण एवं कांस्य युग से। अब दूसरी बात ये आती है कि पुरापाषाण में तो ये हो गए आपके बेसिकली पुरापाषाण नहीं है, मध्य पाषाण है। पुरापाषाण की स्थिति को हम देखें,
पुरा पाषाण में हमारे पास में बेसिक एक तो बैराठ मानी जाती है, बैराठ है, दर है, आलनिया है, डिगारिया है, हरसोरा है, डडीकर है, ऐसी चीजों को हमें डालने की जरूरत है। दूसरा हम बात करें इसमें कि ताम्रकालीन, ताम्रकालीन कौन कौन सी है और कांस्यकालीन कौन सी है, इन चीजों को आप देखेंगे तो ही हम कर पाएंगे। ताम्रकालीन में आपको ताम्रयुगीन सभ्यताओं में कौन कौन सी लेंगे हम, ताम्रयुग में बनास संस्कृति पे, बनास नदी के तट पर कौन कौन सी है जिसको बनास संस्कृति कह सकते हैं, काटली नदी पर कौन कौन सी है उसको हमें ले सकते हैं। आपके कांस्यकालीन में हमारे पास में कालीबंगा है, बरौर है, रंगमहल है, सोंत है, ऐसी सभ्यताओं को हम लेंगे। लोहकालीन इसमें सिलेबस में आपके नहीं दे रखा है, तो इन चीजों को आपको देखने की जरूरत है साथियों। दूसरा हम बात करें इसमें ऐतिहासिक राजस्थान, प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म और संस्कृति। देखिए साथियों, इस टॉपिक के बारे में आरएस में भी ये टॉपिक है और अधिकांश किताबों में ये बातें नहीं लिखी गई है, लेकिन हमारे नोट्सों में, हमारी किताबों में ये बातें लिखी हुई है कि ऐतिहासिक केंद्र कौन कौन से हैं। इसको हमने भारत के इतिहास के साथ तुलना करके बनाया। वैदिक कालीन, महाजनपद कालीन, मौर्य कालीन, मौर्योत्तर कालीन, गुप्तोत्तर कालीन, जो गुप्त कालीन, ऐसे जो केंद्र हैं उनको यहाँ पर हमें बताना है। और प्राचीन राजस्थान में इस दौरान जो भी सामाजिक व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में और सांस्कृतिक व्यवस्था में जो बदलाव हुए हैं वो आपको बताने होंगे। इसी प्रकार से हम बात करें प्रमुख राजवंशों की, महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, आपको बात करनी है। दो बातें इसमें रखी गई है, एक तो प्रमुख शासक है, दूसरा इसमें बताया गया है उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक। अब हम बात करते हैं कि लोग राजनीतिक स्थितियों को किस प्रकार से देखते हैं, सांस्कृतिक किस प्रकार से देखते हैं, कौन सा देखना है, ऐतिहासिक उपलब्धियां देख ले। गुहिल इसमें बता रखा है, गुहिल है आपके, गुहिल में भी प्रतिहार के, गुहिल के बाद प्रतिहार है, चौहान है, परमार है, राठौड़ है, सिसोदिया है और कछवाहा है। ये आपके 7 वंश हैं। इनके 7 वंश के मुश्किल से 20 शासक हैं जिनसे जुड़े हुए प्रश्न सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप इनके बारे में आप क्या करेंगे, इनके राजनीतिक स्थितियों को जानेंगे, इनकी प्रशासनिक स्थितियों को जानेंगे। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको उनकी राजनीतिक स्थिति जाननी है, उनकी ऐतिहासिक स्थिति जाननी है, उनकी उत्पत्ति के बारे में जानना है, उनके शासन क्षेत्र के बारे में जानना है, उनकी उपलब्धियों के बारे में जानना है, उनकी प्रशासनिक स्थिति बतानी है, उनकी धार्मिक स्थिति बतानी है, सामाजिक बतानी है, सांस्कृतिक बतानी है। सांस्कृतिक में भी स्थापत्य कला बतानी है, मूर्ति कला बतानी है, चित्रकला बतानी है, संगीत कला बतानी है, साहित्य कला बतानी है। यदि इस तरीके से आप बताते हैं तो वो चीजें आपके लिए मायने रखेगी। इस आयामों से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी यदि आप ईओआरओ में पास होना चाहते हैं तो। दूसरा, मध्यकालीन राजपूताना की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था। 2 बातें कही गई है। मध्यकालीन राजपूताना की बात जब आती है तो हमें 7वीं से 20वीं सदी तक के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या था, पूर्व मध्यकाल में क्या था, मध्यकाल में भी सल्तनत काल और मुगल काल में क्या था, ये आपको बताना होगा। साथ में इसका जो रिवेन्यू सिस्टम था वो रिवेन्यू सिस्टम किस प्रकार से था, ये आपको बताना होगा। तीसरा हम बात करें कि ये बातें आपके हो गई आधुनिक राजस्थान का उदय। साथियों, जब आधुनिक राजस्थान का उदय होता है तो मतलब 20वीं सदी की बात हो गई। 19वीं 20वीं सदी में क्या हुआ, सामाजिक जागृति के कारक राजस्थान में जब 1818 की संधि कर दी गई तो राजनीतिक कारकों के आधार पर समाज की स्थिति क्या थी, उन चीजों को हमें देखने की बात है कि सामाजिक व्यवस्था के कारकों में क्या होगा कि उस वक्त शिक्षा का अभाव था, तो शैक्षणिक व्यवस्था के लिए क्या प्रयास किया गया। जब शैक्षणिक व्यवस्था डेवलप हो गई तो पत्रकारिता के विकास के लिए क्या किया गया। जब पत्रकारिता का विकास हुआ तो सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल प्रथा, बाल विवाह प्रथा, दहेज प्रथा,
ऐसे अनमेल विवाह, इनके लिए क्या क्या रोक लगाई गई, इन कुप्रथाओं का नाश करने के लिए क्या किया गया। इसी प्रकार राजनीतिक जागरण में हमने समाचार पत्रों की भूमिका, राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, जब प्रजामंडल का गठन हुआ तो उससे पहले राज्य में कौन कौन से ऐसे राजनीतिक संगठन थे जिनके आधार पर यह बनी। फिर 20वीं सदी में जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन। जनजातीय आंदोलनों में भी हम बात करेंगे मीणाओं की स्थिति क्या थी, भीलों की स्थिति क्या थी, फिर मीणाओं के भी कितने आयामों से आंदोलन हुए, भीलों के भी कौन कौन से आंदोलन किस किस क्षेत्र में हुए, कौन कौन से नेता थे, उनका योगदान क्या रहा, और वो राजस्थान की राजनीति में किस प्रकार से प्रभावी सिद्ध हुए। इन चीजों को हमें जानने की जरूरत है। फिर 20वीं सदी के दौरान देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन, जब ये जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन चले, राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई, तो राजस्थान की राजनीति में प्रजामंडल आंदोलनों ने रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के लिए क्या किया, इन चीजों को जानना है। रटना रटाने वाला सिस्टम आपको बंद करना पड़ेगा। और जब प्रजामंडल आंदोलन सफल हो जाते हैं तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में किस प्रकार से हुआ, ये राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। इसी आधार पे हम बात कर रहे हैं राजस्थान की संस्कृति के बारे में साथियों। राजस्थान की कला और संस्कृति की हम बात करें साथियों, राजस्थान की कला और संस्कृति में हम देखते हैं तो आपको ये लगेगा, हाँ यहाँ पे वास्तु परंपरा आती है साथियों। वास्तु परंपरा, वास्तु परंपरा में हम, वास्तु मतलब वस्तु से जुड़ा हुआ, और जब वस्तु से जुड़ा हुआ था तो मंदिर, किले, महल और जलीय संरचनाएं, ये स्थापत्य कला में आती है। अब आपको तय करना है कि कौन से किले, महल, जलीय स्थापत्य कला, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। मंदिरों की स्थिति बनी है, चित्रकला के विभिन्न शैली, ये चित्रकला में आ गई, ये हस्तशिल्प कला में आ गए। बेसिकली वास्तु परंपरा होती क्या है ये जानने की हमें जरूरत है। वास्तु का मतलब वस्तु, वस्तु से जुड़ा हुआ, वस्तु के रूप में, एक चीज के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, उन चीजों को देखना है कि मंदिर, किले, महल में दिखाई देते हैं, विजिबल है, मूर्त कला के रूप में है ये, तो ये हमें स्थापत्य कला में जानना होगा। फिर चित्रकला में जानना होगा, फिर चित्रकला के बाद हस्तशिल्प कला और लोक कला के रूप में हमें जानना होगा। तो ऐसी किताब आपके पास चाहिए जो उसके बारे में बिल्कुल क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से बताए। यदि वो बताती है तो आप वास्तव में बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और यदि आपको दाएं बाएं वन लाइनर नोट्स के माध्यम से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तो वो चीज़ें आप बेवकूफ़ बनेंगे। आप आज आपको सस्ता लगेगा, वो चीज़ें आपको बड़ा आसान लगेगा, वन लाइनर उत्तर देना, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव्स करना बाद में, लेकिन कल जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप पछताएंगे, डेफिनेटली पछताएंगे। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। फिर परफॉर्मेंस आर्ट्स है। परफॉर्मेंस आर्ट्स में हमने क्या बताया कि जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन अनुभूत की जाती है, अनुभव के द्वारा सिद्ध की जाती है। कौन कौन से, जैसे क्लासिकल म्यूजिक है, हमारे क्लासिकल डांस हैं, फिर फोक म्यूजिक है, आपके फोक इंस्ट्रूमेंट्स है, आपके फोक डांस है और फोक ड्रामा है। इन चीज़ों को यदि आप देखेंगे तो आपके पास में लोक नृत्य, नाटक, संगीत, वाद्य, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर भाषा और साहित्य के प्रश्न आजकल बड़े जबरदस्त आते हैं साथियों। यदि भाषा और साहित्य के प्रश्नों को आप देखेंगे तो कौन कौन सी बोलियां हैं इसमें, राजस्थानी भाषा का साहित्य किस प्रकार से लिखा गया है, लोक साहित्य में भी किस प्रकार से लिखा गया है, आपके चारणी साहित्य, संत साहित्य है या भक्ति साहित्य है, या फिर हम कहें कि वर्तमान आधुनिक साहित्य है। इस तरह के धार्मिक जीवन में हम जो धर्म और संप्रदाय से जुड़ी हुई बातें हैं हमारे, उसमें संत संप्रदाय हैं, हमारे लोक देवी देवताएं हैं, इनके बारे में आपको बताना, ये हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सामाजिक जीवन के बारे में जो हमारे मेले त्योहार है, रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषण, आभूषण, ये सारी बातें एक किताब में नहीं मिलती। इसको हमने समेटने का प्रयास किया है हमारी किताब राजस्थान की कला एवं संस्कृति में। इसी तरीके से हमने राजस्थान के इतिहास को भी हमारी किताब में समेटने का प्रयास किया, बिल्कुल टू द पॉइंट्स। आप ईओआरओ के लिए पढ़िए, आप आरएस के लिए पढ़िए, आप किसी भी एग्जाम्स में पढ़िए, आप राजस्थान की राजव्यवस्था, कला, संस्कृति, इतिहास, जो किताबें हमारे पास में भी बाजार में है, उन चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो आपको लगेगा कि व्यक्तित्व, ये हमने राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व ऐतिहासिक दृष्टि से भी बनाए हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी बनाए, और ऐसे व्यक्तित्व बनाए जिनको आप आरएस मीन्स में भी 15-50 शब्दों में लिख सकते हैं। और लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक वाद्य या आभूषण, यहाँ देखो बेसिकली इसकी कॉपी हो गई है।
तो यहाँ दोहराव हुआ है इसका, तो ये चीजों को हमें देखना है। संस्कृति, परंपरा और विरासत के अलग टॉपिक हमने, पर्यटन स्थल एक अलग टॉपिक के रूप में, इकाई के रूप में हमने 3 यूनिट्स इसकी बांटी है। तो आपको पता लगेगा किस तरीके से करना है। आप यदि हमारी किताब नहीं भी लाना चाहिए तो मत लाइए, लेकिन हमारा पहले वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता तो लग जाए संस्कृति और विरासत में क्या आता है, आपको पता तो लग जाए कि राजस्थान की कला में क्या आता है, कला में भी मूर्त कला में क्या आता है और अमूर्त कला में क्या आता है, फिर उसके बाद में संस्कृति में क्या आता है, फिर आपके परंपरा और विरासत में क्या आता है। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। यदि ये बातें क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से पता है तो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करें आपके राजस्थान के इतिहास के संबंध में, राजस्थान के इतिहास के जो ये सिलेबस दे रखा है, सिलेबस में प्राचीन राजपूताना, मध्यकालीन राजपूताना, आधुनिक राजपूताना की यूनिट्स को हमने किस प्रकार से क्रमबद्ध व्यवस्थित किया था कि आपको रटना न पड़े। यदि आप रटना बंद कर देंगे तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी हो गई है, आप सफलता के बिल्कुल नजदीक हैं। आप वन लाइनर जिस दिन पढ़ना बंद कर देंगे तो समझ लीजिए कि आप सफलता के बिल्कुल नजदीक है। आप लोगों के जो ये ड्रामेबाजी हो रही है उसको देखना बंद कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप सफलता के नजदीक हैं। इन चीजों को आप देखिएगा। फिर राजस्थान के भूगोल की बात करें साथियों, हम राजस्थान के भूगोल की बात करें बात की आपसे राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के टॉपिक्स की। अब मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की हम बात करें तो हमें ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान को बांटने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए। ये सिलेबस तो एक यूँ समझिए कि एक दर्पण है आपके लिए, सिलेबस एक दिखावा है, छलावा है। बाकी आपको बेसिक्स नॉलेज पता होनी चाहिए। सिलेबस के मार्फत तो आप जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम्स के लिए उपयोगी हो सकता है। पढ़ाई आपको पूरी करनी पड़ेगी। जैसे आप राजस्थान का भौतिक भूगोल आपको पता हो इसमें, फिर आपको करना है राजस्थान का आर्थिक भूगोल आपको पता हो, आपको संसाधन भूगोल पता हो, आपको पर्यावरणीय भूगोल पता हो। पर्यावरणीय भूगोल, ये 4 इकाइयां यदि आपको पता है कि राजस्थान का भूगोल हम पढ़ते हैं और 4 इकाइयों में हम इन सिलेबस को बांट सकते हैं तो समझिए कि आप वास्तव में बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप एक अच्छी दिशा में प्रयासरत है। देखिए मैं बात करूं कि भूआकृतिक प्रदेश है, जलवायु है, नदियां झीलें हैं, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा है, इन 3 टॉपिक्स को हम भौतिक भूगोल में ले सकते हैं। भौतिक भूगोल के टॉपिक्स में 2-3 चैप्टर्स और होंगे तो ये चीजें आपके इसमें आ गए। दूसरी हम बात करें कि वनस्पति और मृदा, ये हमारे संसाधन भूगोल का हिस्सा है साथियों, संसाधन भूगोल का हिस्सा है। और फसलें आ गई हमारी, उद्योग आ गए, ये हमारे आर्थिक भूगोल के हिस्से हैं साथियों, आर्थिक भूगोल के, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के हिस्सेदारी करते हैं, अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। आपके सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण की तकनीकें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गई। इंफ्रा का मतलब संसाधन का हिस्सा मान सकते हैं हम। जनसंख्या आपके मानव संसाधन मान लेते हैं इसको, ये खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ये सारे के सारे संसाधन भूगोल का हिस्सा है साथियों। और आपके जैव विविधता, पर्यटन स्थल और खनिज संपदाएं हमारे पर्यावरणीय भूगोल के हिस्से हैं। यदि आप इस डायमेंशन से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप वास्तव में बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आपको शीघ्र ही सफलता मिलने की उम्मीद है, ये हम मान सकते हैं। तो इस तरीके से भूगोल आपको करना है। और अभी राजस्थान के जिलों की स्थिति आगामी 3-4 दिनों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। 27 तारीख की राज्य कैबिनेट में निर्णय हो जाएगा कि कौन से जिले रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे। उसी आधार पर आपको राजस्थान के भूगोल की तैयारी करनी है। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां जहां जो गेहूं, मक्का, कपास की स्थितियां हैं उन जिलों की स्थितियों को देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है साथियों। अब हम बात करते हैं कि ये सबसे अच्छा टॉपिक है साथियों, जो आपको लगेगा कि हमें
अच्छे नंबर दिला सकता है। अब हम बात करें कि ये जो सिलेबस है आपका, पॉलिटी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक पॉलिटिकल व्यवस्था, एक गवर्नेंस है, तीन बातें इसमें लिखी गई है। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में अंतर जानते हैं तो आपकी पॉलिटी बड़ी बेहतरीन हो सकती है साथियों। जैसे हम बात करें कि संविधान में जो हमारे फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स हैं, वो संविधान सभा है, संविधान के विशेषता हैं, संशोधन है, प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, डीपीएसपी और आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है, एफडी है। ये हमारे संविधान की बातें हैं। तो ये संविधान की बातें आप हमारे नोट्स पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए कि किसको नोट्स चाहिए, उसको बिल्कुल टू द पॉइंट्स लिखे हुए, बिल्कुल अपडेटेड आज की तारीख में नोट्स मिल जाएंगे। इन चीज़ों को आप देख सकते हैं और बिल्कुल सटीक लिखे हुए हैं। फिर पॉलिटिकल सिस्टम में हम बात करें, राष्ट्रपति है, संघीय व्यवस्था है हमारी, संघीय व्यवस्था में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इसको हमें करना है कार्यपालिका में। कार्यपालिका हो गई, ये विधायिका हो गई हमारी, और ये न्यायपालिका हो गई। तो ये बातें आपको पता हो। ऐसे ही हमारी ये स्वतंत्र संगठन है साथियों, स्वतंत्र संगठन। इन स्वतंत्र संगठनों को संवैधानिक संगठन कह सकते हैं, वैधानिक संगठनों में विभाजित कर सकते हैं। फिर संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, ये हमारे डेमोक्रेटिक डायनामिक्स के प्रश्न है, लोकतांत्रिक गत्यात्मकता से जुड़े हुए प्रश्न है। ये ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन इसके लिए एक जगह मटेरियल आपको मिलना हो तो आप हमारे नोट्स पढ़ लीजिए। एथिका के नोट्स हैं, काफ़ी जोरदार तरीके से लिखे गए हैं। और संघवाद, लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकार, राष्ट्रीय एकीकरण, तो हमारी जो राजस्थान की राज व्यवस्था किताब आई है उसमें आरएस मेंस के हिसाब से हमने लास्ट में दे रखे हैं। शायद कोई भी किताब में नहीं है, और उस किताब को कॉपीराइट में मिला, बिल्कुल ओरिजिनल बुक है, मौलिक बुक है, हमारे द्वारा लिखी गई है, कहीं से कोई एक शब्द भी कट कॉपी पेस्ट नहीं है। उस किताब को आप पढ़िएगा, बड़ा जबरदस्त तरीके से है। और राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में तो हमने यहाँ झंडे गाड़े हैं राजस्थान की पॉलिटी में। आप राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका के रूप में बिल्कुल अपडेटेड है सितंबर तक के। विधानसभा अपडेटेड है, उच्च न्यायालय अपडेटेड है, मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों अपडेटेड बनी हुई है। प्रशासनिक व्यवस्था में जिला प्रशासन का तो एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक हमने दिया है, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन, विकास प्रशासन, सभी आयामों से इसमें हमने रखा है साथियों। स्थानीय सुशासन और पंचायती राज के दो अलग अलग टॉपिक्स बड़े अपडेटेड ढंग से आज की तारीख में बनाए गए हैं। और साथ में संस्थाओं में आरपीएससी, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, ये जो संस्थाएं हमारी इससे बिल्कुल तुलना करके बनाई गई है। यदि आप हमारी राजस्थान की राज्य व्यवस्था लेकर आते हैं तो आपको इंडियन पॉलिटी का ये मैटर आपको तैयार मिलेगा, आपको ये मैटर तो है ही, साथ में ये मैटर से हमने तुलना की है, तो आपको आसानी हो जाएगी। न्याय की पुनरावलोकन भी हमने इसमें रखा है, तो ये टॉपिक्स भी आपको मिलेगा। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के साथ उच्चतम न्यायालय की शक्तियों की हमने तुलना की है। मतलब एक कंपैरेटिव किताब आपकी राजस्थान की राजव्यवस्था जो यहाँ मिल सकती है। और लोक नीति, विधिक अधिकार, आरटीएच या आरपीएसजी एक्ट, ये सारे के सारे हमने इस किताब में एक गुड गवर्नेंस के रूप में रखे हैं। गवर्नेंस के टॉपिक है साथियों, गवर्नेंस के रूप में बिल्कुल अपडेटेड। हम सरकार में रहते हुए हमसे बेटर अपडेटेड कौन कर सकता है, इस बात को हमने बड़ा सरलता के साथ में प्रस्तुत किया है। इस किताब को देखेंगे तो आपको ये जो हमारी राजस्थान की राज्य व्यवस्था किताब है, ये 35+ प्रश्न आपके 40+ में से 35+ प्रश्न ये किताब ही करा सकती है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बड़े शानदार ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, इस चीज़ों को आप देख लीजिएगा। और करंट अफेयर्स में बेसिक्स आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें राज्य, इंडिया और इंटरनेशनल तीनों के समसामयिक घटनाएं और मुद्दे हैं, चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं हैं, खेलकूद संबंधी गतिविधियां हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल हमारा एथिका एंटरप्राइजेज के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे जो नोट्स हैं, डेली करंट अफेयर्स बनाते हैं, तो वो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कह सकते हैं कि साहब हमें करंट अफेयर्स बता दीजिए, हम आपको बता देंगे कि भाई आप इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अब भाग बी की बात करें साथियों, पार्ट बी बड़ा डायनामिक है।
पिछली बार तो बड़े सरलता के साथ में प्रश्न पूछे गए थे। आपने यदि हमारी किताब यदि अकाउंटेंट की तैयारी की होगी तो GF&R RSR की किताब हमने बनाई थी, उसी का ही नमूना RSSB ने लिया और अच्छे प्रश्न उसी आधार पर बनाए गए। ऐसे प्रश्न यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली नगर पालिका कानून में अच्छे हो सकते हैं। ये किताब भाग ब के रूप में है। हमने पिछली बार मूमल प्रकाशन की ओर से राजस्थान नगर पालिका कानून, नियम, प्रक्रियाएं और योजनाओं की बड़ी सरल ढंग से प्रस्तुत की गई किताब बनाई थी। उसको बिल्कुल संशोधित ढंग से अभी प्रस्तुत कर दिया गया है। बाजार में 2 या 3 दिन में बाजार में उपलब्ध होगी। बड़े सरल ढंग से बात की गई है, सरलता के साथ में। मूमल प्रकाशन की हमारी किताब है, उसमें हमने पार्ट बी को रखा है। पिछली बार 40 के 40 प्रश्न इस किताब से आए थे और इस बार भी 40 के 40 प्रश्न ही आएंगे, क्योंकि जो कानून की जानकारी है, नियमों की जानकारी है, योजनाओं की जानकारी है, वो हम सरकारी विभाग में है और हमसे सरल ढंग से और बिल्कुल सीधे ढंग से कौन जान सकता है, ये बातें हम खुद जान सकते हैं। इस बात को हमने बड़े सहज ढंग से, सरल ढंग से बताया है और लोगों ने कट कॉपी पेस्ट किया है। साथियों, आज जो यूट्यूबर की दुनिया है, यूट्यूबर की दुनिया ये बताती है कि बिल्कुल माहौल क्रिएट कर रखा है, मेरी किताब पढ़ लीजिए। लोगों के व्यूज पर मत जाइएगा। यदि आप उनकी किताबें देखते हो जो आपने पुरानी खरीदी है, उससे आपको पता लग जाएगा कि मुझे अधिगम कितना हुआ है, मुझे लर्निंग कितनी हुई है, मुझे सीख कितनी मिली है। और यदि आप हमारी किताब पढ़े होंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको क्या स्थितियां हैं। आपको तो ये चीजें हैं इसमें। नियम, ये अच्छे अच्छे नियम जो सरकारी नौकरी में है, वो लोग इन नियमों के बारे में नहीं जानते। उन नियमों को हमने बड़े सहज ढंग से प्रस्तुत किया है। योजनाओं में तो हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि योजनाओं में तो हम इम्प्लीमेंटेशन रोज का काम करते हैं। ऐसी स्थितियों को आप देखिएगा और इस आधार पे आप 40 में से 40 प्रश्न यहाँ कर सकते हैं। 80 में से जैसा मैंने आपको बताया वैसा आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मूमल प्रकाशन किताब है। आपको बेसिकली क्या करना है, कानून के लिए जो 40 अंक है, 40 अंक के लिए आपको मूमल प्रकाशन की किताब पढ़नी है। दूसरा, आपको हमारा जो एथिका एंटरप्राइजेज है, एथिका एंटरप्राइजेज की राजस्थान का इतिहास पढ़ना है। राजस्थान का इतिहास पढ़ना है आपको, बिल्कुल क्रमबद्ध ढंग से बताया गया है। राजस्थान की कला संस्कृति आपको पढ़नी है। आप एक बार हमारे पुराने वीडियोज को देखिएगा और बाजार में जाकर किताब को एक बार जरूर देखिएगा। यदि आपको लगता है कि किताब खरीदनी है तो खरीदिए, लेकिन किताब को जरूर देखिएगा। यदि आप किताब देखेंगे तो आपको लगेगा कि शानदार किताब है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। आप RS से लेकर पटवारी तक किसी भी एग्जाम्स में आप तैयारी कर सकते हैं। और राजस्थान की राज्य व्यवस्था के साथ में इसी में भारतीय राज्य व्यवस्था का हमने समाहित किया गया है। और यदि आप कमेंट बॉक्स में जाते हैं तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स भी ले सकते हैं। मुझे यूं लगता है कि एक किताब, 2, 3, 4 और एक 5वां हमारा टेलीग्राम चैनल पर करंट अफेयर्स यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप इस एग्जाम्स की तैयारी बड़े शानदार ढंग से कीजिएगा। यदि कोई दिक्कत आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 75 680 80 622 पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई किसी प्रकार की क्वेरी है, उस क्वेरी के बारे में आप हमसे ले सकते हैं। यदि आप इन किताबों के सैंपल्स भी लेना चाहते हैं, PDFs लेना चाहते हैं, इन किताबों की PDF भी आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है साथियों, टेलीग्राम चैनल भी आप एथिका एंटरप्राइजेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप हमारी किताब, आपको बाजार में जाने में दिक्कतें आ रही है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप हमारे वेबसाइट्स www.ethica.co.in पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है एथिका एजुटेक, उसको आप डाउनलोड कर उसमें शानदार मटेरियल है, उस मटेरियल्स को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में हमारे इन किताबों को भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं और देखते रहिएगा एथिका एजुटेक।